डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंडीगढ़ में हुई राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिक्षा विभाग के अधिकारियों से चर्चा। बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल खोलने हेतु सर्वे के लिए निर्देश। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी ने की अध्यक्षता। पानीपत के बहोली में विकास नियोजन पर हुआ विचार विमर्श। हरियाणा और पंजाब के सीएम की हुई मुलाकात। सीएम सैनी से मिले पंजाब सीएम भगवंत मान। संत कबीर कुटीर के सामने पार्क में हुई औपचारिक मुलाकात। चंडीगढ़ में 19 फरवरी को होगी बीएससी की बैठक। दोपहर 3 बजे होगा बैठक का आयोजन। विधानसभा के बजट सत्र की अवधि पर लगेगी मुहर। नमस्कार, मसला लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस बार का बजट सेशन 27 दिन तक चलने की उम्मीद है। पहली बार हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन इतने लंबे समय का होने जा रहा है। सत्र से पहले 19 फरवरी को बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें सदन के दिनों पर मोहर लगेगी। बीएसी की मीटिंग के लिए स्पीकर हरविंदर कल्याण, सीएम नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज सहित 10 लोगों को न्योता भेजा गया है। मीटिंग में विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला भी शामिल होंगे। बजट सत्र की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। विपक्षी दलों कांग्रेस और इनेलो ने भी बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। इस बार के सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। सरकार ने आंकड़ों समेत जहां अपनी 11 साल की उपलब्धियां बताने की रणनीति बनाई है, वहीं दोनों विपक्षी दलों कांग्रेस और इनेलो को उनके कार्यकाल में हुए कार्यों के साथ तुलनात्मक आंकड़ों के साथ जवाब देने की भी रणनीति बनाई। आपको यह भी बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों से चर्चा कर सुझाव भी लिए, ताकि बजट को लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए तैयार किया जाए। हालांकि अब सभी की नजरें बजट सत्र पे है। ऐसे में देखना होगा कि ये बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। संदीप हिंदुस्तानी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय सिंह गुज्जर प्रवक्ता कांग्रेस से, मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संदीप हिंदुस्तानी जी आपसे ही है। बजट सत्र जल्द शुरू होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से की गई है? संदीप जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए। जी आ रही है मेरी आवाज आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बात रखिए अपनी। जी जी जी। देखिए, आपने देखा होगा कि 6 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री श्री बजट मीटिंग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों, ऑटोमोबाइल की हो, फार्मा की हो, हो, सर्विस की इंडस्ट्री हो, IT हो, एग्रीकल्चर से संबंधित हो, MSME वाले हो, कि हमारे स्टार्टअप्स हो, सब लोगों से अलग अलग माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग्स की हैं। इसके अलावा जो अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो शिक्षाविद हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अलग अलग लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलकर और सुझाव दिए। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, सरपंच होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक प्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते हैं, सभी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठके करके इसको लेकर सुझाव दिए। इस बार चंडीगढ़ में हुई जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, विधायक और सांसद, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें सभी को बुलाया था, लेकिन कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने वो शामिल नहीं हुए, क्योंकि हरियाणा के विकास की चर्चा थी, हरियाणा को बनाने की चर्चा थी, एक होम स्टॉप हरियाणा की चर्चा थी। तो अभी हरियाणा की विपक्ष कर देता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पे अलग लोगों को लेकर, और जो हरियाणा की में
हम क्या कर सकते हैं, क्या उसके सुझाव मिल सकते हैं, उन सभी सुझाव पर काम हमें लगता है। एक जो हरियाणा की आम जनता है उसके लिए AI जन पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, जो पूरे देश में पहली बार हुआ कि बजट को लेकर इस तरीके से जनता का, आम जनता का सुझाव है। 10,000 से ज्यादा लोगों ने सुझाव दिया, तो उसके ऊपर भी हमें हो रही है। तो ये जो बजट है, ये हरियाणा का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, जो विकास की गति है, उसको बढ़ावा देने वाला ही होगा डेफिनेटली, और स्पर्शी होगा, समावेशी होगा, समाज के हर वर्ग को छूने वाला बजट होगा, जिससे आम जनता की जो लाइफस्टाइल है उसको किस प्रकार हम इंप्रूव कर सकते हैं, इसको लेके बजट है। और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले एक बार उनकी राय भी ले लेते हैं। राय सिंह गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राय सिंह जी, संदीप हिंदुस्तानी ने बताया कि उनका क्या रहने वाला है बजट सत्र को लेकर सदन में, कांग्रेस कितनी तैयार है, और क्या लगता है कि जो भी बैठकें हुई है उससे बजट में कुछ लोगों के लिए निकल के आएगा? मेरे मित्र, मैंने भाजपा के अपने साथी प्रवक्ता की बात सुनी है। मैं एक बात मानता हूं कि प्रचार प्रसार में, दिखावे में बहुत ध्यान देते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं, जनता को प्रस्तुत करते हैं कि हम वास्तविकता के आधार पर काम करना चाहते हैं। ये केवल दिखावे में इनका बजट का जो तरीका है वो हमने देखने को मिला है, उनकी बातों से हम यही समझे। वास्तविकता क्या है, ये अभी जब बजट पेश होगा और बजट पेश होने के बाद किन किन बातों पर ये क्या बात रखेंगे, किस प्रकार की रियायत देंगे, जनता को क्या बात होगी, उसका भी हम बड़ा बखूबी से अध्ययन करके उसका जवाब देंगे। लेकिन इस प्रकार कुछ बातें हैं कि इन्होंने बजट की तैयारी से पहले एक बात नहीं बताई है कि भाई पिछले साल जो बजट इन्होंने घोषणा की थी, उस बजट में जो इनके मुख्य बिंदु थे, प्रावधान रखा था जनता के लिए, उनका क्या हुआ। क्या हरियाणा में पिछले बजट की अपेक्षा और इस बजट के बीच कोई निवेश आया है? क्या निवेश के साधनों में प्रगति हुई है, बढ़ोतरी हुई है? अगर आया है तो किस प्रकार से उसका सार्वजनिक व्याख्यान नहीं करते। दूसरा, इन्होंने पिछली बार महिलाओं के लिए विशेषकर लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर इन्होंने 5,000 करोड़ का बजट रखा। 5,000 करोड़ के बजट का बड़ा प्रचार प्रसार किया, लेकिन जब धरातल पर बजट के माध्यम से जनता में महिलाओं के मान सम्मान की योजना का प्रावधान रखा, तो वहां पर केवल पहले बार 2100 रुपए देने के बाद और अगली दफा इन्होंने वही चालाकी की कि कहते कुछ है, दिखाते कुछ है और वास्तव में कुछ होता है। 1100 रुपए महिलाओं के खाते में डालना शुरू किया। जब पूछा कि भाई 1,000 रुपए कहां गए, तो इन्होंने कहा कि इनके निवेश किया गया है, इनका सुरक्षित रखा है, इनके भविष्य के लिए उस संसाधनों के माध्यम से इनकी जमा पूंजी है। अरे आपकी घोषणा क्या होती है, करते क्या है, ये बात बड़ी स्पष्ट है। बात करते हैं स्टार्टअप की। 2,000 करोड़ का स्टार्टअप का इन्होंने पिछले वर्ष में रखा था। 2,000 स्टार्टअप में किन किन छोटे बड़े उद्योगों के लिए कहां पर प्रगति हुई, किस प्रकार का उनको रियायत दी गई, इनके पास कोई जवाब नहीं है। आज भी सारे के सारे इनका स्टार्टअप, गेटअप इंडिया, बढ़ता भारत, उड़ता भारत, दिखता भारत, जितनी भी धरातल पर 1 दर्जन से अधिक स्टार्टअप की योजना है, वो सब धाराशायी हो चुकी है, इनका कोई ध्यान नहीं है। तीसरी बात हम बात करते हैं कि इन्होंने दुनिया के साथ चलने की बात रखी थी कि हरियाणा भी बढ़ेगा, जबकि हरियाणा इन्होंने, आज हरियाणा जो है, भारतवर्ष में जब हमारी सरकार होती थी तो हरियाणा उत्पादन, वितरण और संसाधनों में प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 होता था। आज हरियाणा की स्थिति क्या है कि आज वर्ल्ड बैंक में भी हरियाणा 16वें नंबर पर डिफॉल्टर हो चुका है। ये लगातार कर्जा ले रहे हैं, कर्जा लेकर कुश्ती करते हैं, घी पीते हैं और काम नहीं करते, परिणाम 0 है। इन्होंने किसी भी प्रकार से पीछे AI को लेकर, पर्यावरण को लेकर और दूसरे तमाम आधुनिक चीजों पर 400 करोड़ रुपए का बजट दिया था गुड़गांव और पंचकूला के लिए। क्या कोई योजना के माध्यम से वो योजना कहां बढ़ी है, उन पर कोई ज्ञान नहीं है। बात यह है, एक समायोजन बात क्या है कि हर मुद्दे पर, अब मनरेगा की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि मनरेगा जो है वो हम व्यापक करेंगे, 125 दिन काम देंगे, जबकि गारंटी कैसा हटा दिया। लेकिन 40% जो है वो काम राज्य सरकारें देंगी। क्या केंद्र, पहली बात तो केंद्र सरकार ने कोई बजट का प्रावधान नहीं दिया, वो भाग खड़े हुए हैं। क्या हरियाणा सरकार 40% जो मनरेगा के मजदूरों को काम मिलेगा उसको कोई प्रावधान रखा गया है? इस प्रकार की कई बातें हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि दुनिया में जिस प्रकार
संसद के अंदर देख रहे हैं, भारत के अंदर देख रहे हैं कि किस प्रकार अमेरिकन और दूसरे देशों का लगातार दबाव भारत पर है और जिस प्रकार इन्होंने जो व्यापारिक डील की है वो बिल्कुल सरेंडर है, बिल्कुल आत्मसमर्पण है और हमें नहीं लगता किसी प्रकार से जो राष्ट्रीय स्तर पर इनकी छवि है, इनकी कार्य प्रणाली है। मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं, फिर दोबारा चर्चा में आएंगे। मनोज जी, आपने दोनों मेहमानों को सुना, बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना। जहां एक तरफ संदीप हिंदुस्तानी जी ने कहा कि उनके पास योजनाएं हैं, धरातल पे उतारी जा रही है, वहीं राय सिंह गुर्जर ने साफ इनको कह दिया है कि सब जुमलेबाजी है। क्या लगता है, पहले भी आपने देखा और अभी भी लगातार देख रहे हैं, मनरेगा तक का जिक्र हुआ है, जीराम जी तक का भी जिक्र हुआ है, कैसे इनको देख रहे हैं आप? मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, दोनों भी तैयार है बजट सेशन को लेकर के। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री जो है एवरी सेक्शंस के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, चाहे फार्मर्स हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, यूथ हो, वुमेन हो, सभी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं और उनसे सजेशन लेने का कोशिश करते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है कि बजट बनाने के पहले अगर डिफरेंट सेक्शंस के लोगों से बातचीत करके और इम्प्लीमेंटेशन में अगर किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो उसको लेकर के भी अगर बातचीत के दौरान अगर कुछ होता है तो सरकार के लिए एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहीं अगर हम ओपोजिशन की अगर बात करें तो ओपोजिशन चूंकि असेंबली में स्ट्रांग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी जो भी सरकार अभी तक नहीं कर पा रही है उसको लेकर के वो मुद्दा उठाएगी और विधानसभा सेशन के दौरान जो है एमएलए के पास एक मौका मिलता है कि लोगों के जो भी इश्यूज हैं उसको रेज किया जाए, चाहे महंगाई हो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी दोनों तैयार है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे इश्यूज हैं, मुझे लग रहा है कि अपोजिशन का भी ध्यान होगा कि उस पर क्या सरकार कर रही है। जैसे जीराम जी एक स्कीम मनरेगा के स्थान पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है, इसको लेकर के सरकार की भी तैयारी है। तो इसमें भी देखा जाएगा कि जीराम जी को लेकर के सरकार कितना जो है फंड जो है लोकेट करती है, क्योंकि इसमें 60-40 का भी एक रेशियो है। वहीं जो है वो लाडो लक्ष्मी योजना में भी जिस समय इलेक्शन के समय या मैनिफेस्टो में कहा गया था कि सभी महिलाओं को मिलेगा 2100 रुपया, वहीं जो है अभी देखा जा रहा है कि पहले जिन महिलाओं का एनुअल इनकम 1 लाख था, फिर जो है कुछ सेक्शंस में जो है 1,80,000 किया गया है। तो इसको लेकर के भी मुझे लग रहा है कि सरकार को आंसर देना पड़ेगा कि आने वाले समय में उनका क्या रणनीति रहता है। वही एक अपोजिशन का एक नॉर्मली कुछ कंसर्न रहता है कि जो स्टेट का जो डेट है, कर्ज है, वो बढ़ते जा रहा है। हालांकि रिसेंट डेज में लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बोला कि लगभग 5.5 लाख करोड़ का डेट है स्टेट पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको लेकर के भी सरकार तैयारी कर रही है कि किस तरह से आंसर दिया जाए। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पिछले बजट सेशन के दौरान अनाउंसमेंट किया गया था और अभी तक जो है वो फंड यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लेकर के भी जो है अपोजिशन बात उठाएगी और सरकार को आंसर देना पड़ेगा। बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा में उठाए जाएंगे। संदीप हिंदुस्तानी जी, आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। इस बार जो बजट सत्र में दिन तय हुए हैं, करीब करीब 27 दिन का अनुमान लगाया जा रहा है कि सेशन पूरा चलेगा। ये कहा जा रहा है कि अभी तक का जो बजट सेशन है सबसे बड़ा बजट सेशन के दिन आ रहे हैं। क्या लगता है कि कितने मुद्दे तमाम इसमें उठेंगे और 27 दिन बहुत होते हैं? साथी प्रवक्ता ने कुछ बातें बोली हैं, कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता हैं, कि पिछले बजट में क्या था, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं एक एक करके हर चीज का मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। जब पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रावधान किया था कि हमारी माताओं बहनों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए दिए जाएंगे, वो हमारी सरकार ने पूरा किया। आज हमारी बहनों को 2100 रुपए लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि डायलिसिस के जो पेशेंट हैं उनका अस्पतालों में फ्री डायलिसिस होगा। आपको पता है कि एक बार डायलिसिस करवाने में कितना मोटा खर्चा आता है, लेकिन आज ये बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो कहा था वो किया। आज जो भी इससे पीड़ित हैं उनका फ्री में डायलिसिस हो रहा है। हमने कहा था हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, तो आज जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं उसको 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है।
अगर इनको भ्रम हो तो ये जाके लोगों से बातचीत करके पता कर सकते हैं। हमने कहा था कि 24 फसलों पे एमएसपी हम देंगे। आज पूरे देश में हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जो अपनी सभी 24 फसलों पे एमएसपी दे रहा है। इन्होंने कहा कि पिछले साल क्या निवेश आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो इनको बताना चाहूंगा, अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी जापान के दौरे पे गए थे, जहां लगभग 5,000 करोड़ रुपए के एमओयू का साइन हुआ है। और एक चीज और बता देता हूं, इन्होंने कहा कोई इंडस्ट्री लगी क्या, कोई कंपनी आई क्या। तो 4 सितंबर 2025 माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोना में उन्नत किस्म को लिथियम बैटरी जो बनती है वो कंपनी है TDK कॉर्पोरेशन, तो वो सोना में लगी है और उसमें लगभग 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो ये उद्योग प्राप्त हो गई। एक चीज और भी बता देता हूं इनको कि हरियाणा पूरे देश में GST कलेक्शन में टॉप 5 में आता है हमारा स्टेट। हर महीने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन है। ये कैसे है? हवा में नहीं है जी। हमारे यहाँ पे उद्योग धंधे पनप रहे हैं, हमारे यहाँ पे एमएसएमई पनप रहा है, हमारे यहाँ पे स्टार्टअप फल फूल रहे हैं। ये हमारी सरकार की नीतियों की वजह से तो है। आपकी तरह हवाई बातें करने से नहीं होता 10,000 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन पर मंथ का। और मैं आपको बता देता उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, मैं आपको बताता हूं। आपकी जब सरकार थी 2014 तक प्रदेश में 105 राजकीय महाविद्यालय थे, 105। हरियाणा का विज्ञान कोर्स लेके 2014 तक हमने पिछले 10 सालों में 87 राजकीय कॉलेज बनाए हैं, 87। और उस 87 में भी 30 राजकीय महाविद्यालय वो हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए। इस समय जो महिला थाने थे वो कितने होते थे? 2 थाने होते साहब, आज 13 महिला थाने हैं प्रदेश में। और मैं आपको बता देता हूँ मेडिकल की कितनी सीटें हुआ करती थी इनके समय? 700 सीटें हुआ करती थी, आज 285 सीटें हैं। इनके समय में ऑक्सीजन प्लांट का तो नामो निशान नहीं था। हमने 100 ऑक्सीजन प्लांट हरियाणा लगाए हैं। ये रोजगार की बात करते हैं, इनके समय में कितना रोजगार मिला? 80 से 85,000 लोग युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। हमने मात्र 10 साल में बिना खर्ची, बिना क्षेत्रवाद, बिना भाई भतीजावाद, बिना परिवारवाद 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हमने रोजगार दिया है। तो अब विषय ये है, ये जो आरोप तो लगा देते हैं लेकिन इनको ये नहीं पता कि जनता से नहीं मिलते। आज जो 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख रुपए जवाब ले लेते हैं। तमाम अपनी जो योजनाएं हैं, जो कार्य है वो गिनवा दिए हैं। राय सिंह जी, संदीप जी ने तमाम सरकार की जो योजनाएं हैं, कार्य हैं वो गिनवा दिए हैं। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ धरातल पे, लेकिन संदीप जी ने एक एक करके सारे काम गिनवा दिए हैं। संदीप जी ने काम गिनवाए हैं, वो इनके कागज पर लिखे हुए आंकड़े हैं, लेकिन धरातल पे सच्चाई में हरियाणा में वो क्या रहा है उसका भी एक अनुमान लगाइए आप। वो लोगों की समस्या देखिए। अब बात सुनिए मेरी। आपने कहा कि हमने लाडो लक्ष्मी योजना, उसका भी आपने विषयांतर कर दिया। किस प्रकार महिलाएं सड़क पर है, किस प्रकार 2100 योजना हमारी है, जो हम अपने हिसाब से लागू करेंगे ना। कांग्रेस के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार की नीतियां नहीं बनेगी। हमारी नीतियां जनता के हिसाब से बनती है। अगर आपके हिसाब से नीतियां बनाए, फिर आपसे दोबारा से जवाब ले लेंगे, पहले एक बार सुन लेते हैं उनकी बात। नहीं, ये कुछ तरीका थोड़ा ही है। इसका मतलब आप बोलेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। नहीं, अब अपनी बात रखिए। हाँ, हरियाणा में पिछले 10 सालों से रेल योजना के लिए बड़ी बड़ी बातें की गई। करनाल से लेकर वाया यमुनानगर से पौटा साहब हिमाचल को जोड़ने की, फतेहाबाद सिरसा से लेकर राजस्थान को जोड़ने की कुछ रेल लाइनों को 10 वर्ष से केंद्र सरकार ने लिखा है कि प्रदेश सरकार इस पर हर बार अपना हिस्सा जो राजस्व का होता है वो देने में असमर्थ है और रेलवे लंबित पड़ी है। इन्होंने कहा कि एनसीआर की हालत क्या है। एनसीआर के अंदर दुनिया का सर्वे जो आया है कि आधारभूत संरचना में जो ढांचा है एनसीआर का, पर्यावरण से लेकर और आधारभूत सुविधाओं को लेकर बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मापदंड अपनाए गए हैं, भारतवर्ष के सभी राज्यों के बड़े जो शहर है उनसे बहुत पीछे चला गया। ये सर्वे आया। कहां पर है सरकार? इन्होंने कहा कि हमने नौकरी दी है 1,80,000। अरे इनका आंकड़ा पूरे हरियाणा में 3 महीने से इनके प्रवक्ता झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। इनका आंकड़ा नहीं है। आज भी
जो इन्होंने चुनाव से पहले बीपीएल को लेकर, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को लेकर, विभिन्न प्रकार की स्कीमों को लेकर अपने दिहाड़ीदार जो इनके पन्ना प्रमुख है, इनके जो नेता है, विधायक हैं, इनके जो उस समय के पदाधिकारी हैं, गांव-गांव गए, फार्म भरे गए, लोगों को आवेदन मांगे गए और जब आवेदन भरे गए, चुनाव हो गए, वोट चोरी सरकार बन गई और उनके लगातार ये आवेदन रद्द कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। अरे इनके जो हालत है जनता समझ रही है। कौन सी आप बात कर रहे हो कि इस प्रकार से हमने शिक्षा के लिए, अरे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा पर हरियाणा के एचपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि मेरी राय है कि मेरा स्पष्ट आदेश है, मेरा स्पष्ट निर्णय है। मैंने देखा है जब उनसे कहा गया कि आपने हरियाणा के मेधावी छात्रों को नौकरी क्यों नहीं दी गई, क्यों कैटेगरी को पार नहीं कर गए, उन्होंने तर्क दिया कि हरियाणा की उच्च शिक्षा व्यवस्था विशेषकर यूनिवर्सिटी और रिसर्च के विभाग नगण्य है, जीरो है, सुविधाओं की कमी है, उच्च कोटि की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये करने बताइए, ये बात कर रहे हैं। अरे हरियाणा के अंदर 727 स्कूल लगातार बंद हो गए हैं, आपने बजट शिक्षा का कम कर दिया है। कहां पर खड़े हो आप लोगों की राय लेकर, विधायकों से मिलकर, खिचड़ी चावल खाकर, अपना चिंतन मंथन करके, अपना सर्वे करके, टूर प्रोग्राम बनाकर, लोक लुभावनी बात करके आप बजट की आधारशिला को किस प्रकार आगे ले जाएंगे? जनता समझती है आपको क्या हालत है? सब जानते हैं, सच्चाई सबको पता है, आपको भी पता है, लेकिन आपका काम है झूठ का प्रचार करना, दिखावा करना। आज पूरा देश इस बात के लिए स्तब्ध है कि किस प्रकार अमेरिका के सामने इन्होंने अब परियोजनाओं में सरेंडर किया है। प्रधानमंत्री संसद में नहीं आ पा रहे हैं, देश के स्पीकर जो उनके साथ खड़े हुए हैं वो भाग खड़े हुए हैं, नए नए आरोप लगाकर संसद को आप गुमराह करना चाहते हो, आप बंदी बनाना चाहते हो। आपके सामने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे जनता कल्याण की बात कर सके। आपके पास कोई योजना नहीं है कि जिससे सरकार के आदेश ऐसे हो, योजना ऐसी हो, जनता समझ सके हमारे फायदे के लिए होगा। सब कुछ झूठ है, प्रोपगेंडा है। आप दोनों मेहमानों ने अपनी बात रखी। मनोज कुमार जी के पास चलते हैं, बहुत देर से बैठे हुए मनोज कुमार जी इंतजार कर अपनी बारी का। मनोज जी, क्या लगता है जिस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर ये लगातार जारी रहा है, इस बार जो सदन होगा वो कितना हंगामेदार और गर्म रहने की उम्मीद है? ये जो सेशन, बजट सेशन होगा बहुत ही हंगामे पूर्ण होगा, क्योंकि ऑपोजिशन भी स्ट्रांग है, 37 सीट्स है। कांग्रेस पार्टी जो असेंबली इलेक्शन में जीती थी, जिस तरह से कांग्रेस मुद्दा उठा रही है, जैसे एजुकेशन का स्टेटस की अगर बात करें, टीचर्स का अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, चाहे हेल्थ में भी बहुत ऐसे इश्यूज हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन को और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को भी मुद्दा उठाने का मौका मिलेगा। सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं उनको भी कुछ ऐसा लगता है कि उनके एरिया में कुछ न्यू प्रोजेक्ट चालू किया जाए, या एजुकेशन स्टेटस में अगर कुछ बढ़ोतरी की जाए, कोई स्कूल खोला जाए, तो उनको भी एक मुद्दा मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि अपने बात को उठाने का। बिल्कुल मनोज कुमार जी। संदीप जी, फाइनल कमेंट आपसे ले लेते हैं कि करके तीनों मेहमानों के पास आएंगे फाइनल कमेंट के लिए। उससे पहले आपके पास आऊंगा कि जो बजट सेशन जो ये होगा उसमें जनता के लिए पिटारे में क्या कुछ अब अलग निकलेगा? संदीप जी, ये जो बजट होगा वो हरियाणा की जनता के लिए ही बजट होगा। हमारा बजट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रख के बनाया गया है, न कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद को लेके हम बनाते हैं। हरियाणा की जनता को क्या चाहिए उसको ध्यान में रख के हमारा बजट है। उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव लिए हैं और आपको इस बजट में आपको वो चीजें स्पष्ट नजर आएगी कि जो विकसित भारत की नींव है उसमें हरियाणा मुख्य ग्रोथ इंजन की भूमिका किस तरीके से निभाएगा, और विकसित हरियाणा की जो संकल्पना है उसकी मजबूत नींव आपको इस बजट में देखने को मिलेगी। बिल्कुल। राय सिंह जी, अब की जो बीएससी की बैठक होने वाली है उसमें अभी 27 दिन का जो अनुमान लगाया गया है बजट सेशन का कि 27 दिन तक बजट सेशन चलेगा, इस समय काफी, क्योंकि हर बार जब भी दिनों की बात आती है तो विपक्ष लगातार ये कहता है कि उन्हें बोलने का समय नहीं दिया जा रहा है। जब हरियाणा के हितों की बात होती है तो वो फ्लैशआउट कर देते हैं। ये सर्वदलीय बैठक की बात हो, या विधानसभा में जनता के मुद्दे रखने की बात हो, या वैसे कोई माननीय मुख्यमंत्री की मीटिंग बुलाने की बात हो, ये जनता छोड़ के भाग जाते हैं। ये लोग भागने में भाई। बोलो आप बोलो। चलिए, समय की कमी हमारे पास है। तमाम तीनों मेहमानों का
हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, तो जिस तरह से जो है अब सदन की कार्रवाई का सिर्फ इंतजार है, बजट सेशन जल्द शुरू होगा, उसको लेकर सभी की निगाहें टिकी है और जनता ये देखना चाह रही है कि हरियाणा के लिए इस बार बजट के पिटारे में क्या कुछ खास निकल के आते हैं। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से जुड़कर बातचीत की है, उनसे बजट पर सुझाव मांगे, उम्मीद है कि इस बार भी जो है बजट में कुछ अलग निकल के आएगा। लगातार कुछ अलग आ रहा है और इस बार भी क्या कुछ अलग रहने वाला है उस पर सबकी निगाहें रहेगी। फिलहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।